लोकसभा। लोकसभा लोकसभा पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा से एक आध गो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बताइए, अखिल भारतीय सेवा को लेकर एकाधिकार राज्यसभा को कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 312। आगे बताइएगा, राज्यसूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद को देता? 249। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। कुछ लोग अभी भी उपसभापति बोले, नहीं बोले हैं, लड़की साइड से इतना दूर में से तो आवाज आया। क्या बात करते हैं आप? एकदम आया है आवाज, ठीक है। कल जबकि कितना बढ़िया से बोले थे। ये सब पढ़ने लिखने में दिमाग लगेगी, सोने एक दूसरे का सीट रखेगी, कपार कान फोड़ेगी एक दूसरे का, समझिए। चलिए आगे, कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते? कौन है? राज्यसभा, ठीक है। कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा? अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92, ठीक है। ये बात, इतना बात समझ में आ गया, याद है ना? आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा देखिए, संसद का 2 सदन होता है, संसद का 2 हाउस होता है, या संसद का 2 घर होता है। संसद का जो 2 सदन, 2 हाउस या 2 घर होता है, उसमें एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है या इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को पहले जनता का सदन कहा जाता था या केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, और जनता के सदन का नाम बदलकर ही वर्ष 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। लोकसभा के लिए पहली बार चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। 1951-52 से लेकर आज तक टोटल 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में और 17वीं बार लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में हुआ। आगे 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। तो लोकसभा का चुनाव होना है, तो जो लोकसभा है, लोकसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है, लोकसभा से कई सारे अनुच्छेद संबंधित है। लोकसभा से जो कई सारे अनुच्छेद संबंधित है, उसमें जो मूल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 81 हमें लोकसभा की संरचना के विषय में बतलाता है। जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 हमें लोकसभा के विषय में बतलाता है, और लोकसभा के अंतर्गत अनुच्छेद 81 जो है हमें लोकसभा की संरचना के विषय में बतलाता है। लोकसभा की संरचना के विषय में अनुच्छेद 81 बतलाता है। लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या जो 550 हो सकती है, उसमें से 530 सदस्य भारत के 28 राज्य से आएंगे और 20 सदस्य भारत के जो 8 केंद्रशासित प्रदेश है वहां से आएंगे। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 में से 530 सदस्य भारत के 28 राज्य से आएंगे और 20 सदस्य भारत के 8 केंद्रशासित प्रदेश से आएंगे। तो जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 के एक का क, एक हम छोड़ना, एक लिखना भूल गए हैं, लिखे नहीं है, लेकिन जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 81 का एक का क यह कहता है कि लोकसभा में 530 सदस्य 28 राज्य से शामिल होंगे। और अनुच्छेद 81 का एक का ख, अनुच्छेद 81 का एक का ख
यह कहता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं, 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 81 है वह हमें लोकसभा के संरचना अर्थात लोकसभा की सीट के विषय में बताता है, कितने सदस्य हो सकते हैं राज्य से, कितने सदस्य हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। और देखिए, आपको लोकसभा में जो राज्यों को सीट दिया जाता है वह राज्य के जनसंख्या के अनुकूल दिया जाता है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या, उस राज्य को लोकसभा में उतना अधिक सीट दिया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश को, फिर महाराष्ट्र को 48 सीट, फिर आपको बंगाल को 42 सीट, फिर बिहार को 40 सीट, फिर तमिलनाडु को 39 सीट, फिर आपको मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, किसी को 25, किसी को 29, किसी को 28, किसी को 26, इस प्रकार से सीट है। फिर आपको दिल्ली को लोकसभा में 7 सीट, फिर आपको दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को 2 सीट, फिर आपको लक्षद्वीप को 1 सीट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 सीट, पुडुचेरी को 1 सीट, लद्दाख को 1 सीट, चंडीगढ़ को 1 सीट, जम्मू कश्मीर को 5 सीट। कहने का मतलब यह हुआ कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा में अलग अलग सीट दिए गए हैं। लोकसभा में जो सीट निर्धारित हुआ है वह राज्यों के जनसंख्या के अनुकूल सीट निर्धारित हुए हैं। और आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकसभा में राज्यों को जो सीट दिया जाता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, उसका आधार क्या होता है? तो उसमें आधार तो कई चीजों को बनाया जाता है, लेकिन मूल तौर पर उसमें आधार बनाया जाता है जनसंख्या को। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि भारतवर्ष के भीतर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। इसलिए तो यह बात हुई आपको, यह तो अधिकतम की बात है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कितना सीट है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है आपको 543। 543 में से जो है 524 सीट 28 राज्यों के बीच बांटे गए हैं। और बाद बाकी जो 19 बच रहा है, 19 सीट जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। 19 सीट जो है आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। ये वर्तमान के प्रावधान हैं, ये वर्तमान में अस्तित्व में है, ये वर्तमान के प्रावधान है, जबकि अधिकतम ये हो सकता है, अधिकतम 550 वाला हो सकता है, वर्तमान में ऐसा है। अब लोकसभा में जो 543 सीट है वर्तमान में, इसमें से इन सीटों के लिए जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कौन भाग लेता है, चुनाव कौन करवाता है। फिर आपको लोकसभा के पदाधिकारी हो गए, लोकसभा के पदाधिकारी यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जानना है। फिर लोकसभा के महासचिव के विषय में जानना है। फिर एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है, प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति लोकसभा में ही होती है। तो उस प्रोटेम स्पीकर के विषय में भी हम लोगों को जानना है, तो ये चीज है, इसको जो हम लोग एक एक करके देखेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये तो लोकसभा के संरचना के विषय में हुआ। लोकसभा के संरचना के बाद जो है लोकसभा से संबंधित जितनी भी अन्य जानकारियां हैं, उन जानकारियों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात है लोकसभा का चुनाव। इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव यानी इलेक्शन। लोकसभा के चुनाव यानी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। और ध्यान से आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करता है, किस डेट में होगा, कितने चरण में होंगे। उस अधिसूचना के अनुरूप चुनाव की सारी कार्रवाई पूरी होती है। तो अगर चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। दूसरी बात, लोकसभा का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में भारत की आम जनता पार्टिसिपेट करती है। जैसे हम हो गए, आप हो गए,
हमारे आपके जैसे भारत की जो आम जनता है वह लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का काम करता है और करती है। और लोकसभा के चुनाव में भारत की वैसी आम जनता जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, यानी जो वयस्क है, जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, अर्थात जो वयस्क है, जो वयस्क है वही लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का काम करता है। और शुरुआती वर्षों में लोकसभा के चुनाव में शामिल होने के लिए उम्र 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 61वां संविधान संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है 1988 में, लेकिन यह पारित हुआ है 1989 में। यह आया है 1988 में, पारित हुआ है 89 में। दोनों अलग अलग बात है। आना और पारित होना दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया है, पारित 1989 में हुआ है। अर्थात 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और भारत के भीतर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए आखिरकार राजीव गांधी ऐसा क्यों किए। जैसे 2014 में युवाओं के बीच मोदी जी की जबरदस्त लोकप्रियता थी, 2019 में भी लगभग बनी रही, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। जैसे मोदी जी युवाओं के बीच लोकप्रिय है, इस चीज को तो आपने देखा है, आपने फील किया है, आपने महसूस किया है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। युवाओं के बीच काफी अधिक लोकप्रिय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी बोफोर्स घोटाला में फंस गए। बोफोर्स घोटाला में उनका नाम आया। बोफोर्स घोटाला में उनका नाम उछाला गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी सलिक नहीं है, शामिल नहीं है। मतलब राजीव गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, मतलब बेवजह का नाम बदनाम कर दिया गया राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला को लेकर। हम ये बात कहना चाह रहे हैं। तो बोफोर्स घोटाला में नाम आया, प्रधानमंत्री का नाम आया, ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तो बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी के नाम आने के कारण उनकी लोकप्रियता में ह्रास हुआ। तो उनके सलाहकारों ने यह कहा कि जो कम उम्र के युवा हैं उनको बोफोर्स घोटाला सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच आपकी लोकप्रियता है, तो आप ऐसा कीजिए मतदान की आयु घटा दीजिए, आप जीत जाइएगा। उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह देने का काम किया। ये बात अपने सलाहकारों के अनुरूप 1989 में होने वाले लोकसभा के चुनाव जीतने को लेकर 1989 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को जीतने को लेकर राजीव गांधी की सरकार ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने को लेकर संविधान में संशोधन किया। लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई कांग्रेस और दोबारा राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बाद में 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। तो खैर ठीक है, हत्या हो गई, होना था इसलिए हो गई, समझ गए। तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करता है, और वैसी आम जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार के द्वारा मतदान की आयु को 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब आगे है लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कोई खास योग्यता न है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया ना हो।
इन सभी कंडीशनों को कोई भी व्यक्ति फुलफिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है और यह चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। जितने उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों में यह देखा जाता है किसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह विजेता घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है। तो लोकसभा के चुनाव के विषय में यही बात हुआ कि लोकसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता है, इस बात से जो है हम आपको अवगत करवा दिए हैं। इसके बाद आगे है आपको आंग्ल भारतीय को लेकर, आंग्ल भारतीय को लेकर है, तो आंग्ल भारतीय को लेकर जो है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात को आप समझिएगा यहां पर, आंग्ल भारतीय, इससे पहले भी कोई लड़का पूछा था तो हम चर्चा किए थे, फिर भी यहां पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। देखिए लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है, लेकिन आपको पहले 545 हुआ करता था, पहले 545 हुआ करता था। 545 में से 543 के लिए निर्वाचन होता था, अर्थात 543 के लिए चुनाव होते थे। और 2 सीट की अगर हम बात करें तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते थे। और जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते थे इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, इनका मनोनयन जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। तो देखिए आंग्ल भारतीय क्या है, इसको लेकर संविधान में क्या प्रावधान है, इस बात की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहली बात, आंग्ल भारतीय कौन है? आंग्ल भारतीय कौन है, अर्थात अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन कौन है? सीधे तौर पर यूरोपीय पिता और भारतीय माता। यूरोपीय पिता, भारतीय माता, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके पिता या तो ब्रिटेन के हैं या फ्रांस के हैं या स्वीडन के हैं या स्पेन के हैं या ब्रिटेन के हैं, किसी भी यूरोप महादेश के, किसी भी यूरोप महादेश के देश के अगर उनके पिता हैं और माता अगर भारतीय है, इस प्रकार के लोगों को ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यूरोपीय पिता और भारतीय माता, वैसे व्यक्ति जो जिनके पिता यूरोपीय हैं, यूरोपीय मतलब ब्रिटेन के हैं, फ्रांस के हैं, रूस के हैं, स्पेन के हैं, स्वीडन के हैं, नीदरलैंड के हैं या यूरोप महादेश के किसी भी देश के हैं, पिता यूरोपीय और माता भारतीय, पिता यूरोपीय और माता भारतीय। यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन का हो, ऐसा कोई बात नहीं है। फ्रांस का भी हो सकता है, स्पेन का भी हो सकता है, नीदरलैंड का भी हो सकता है, नॉर्वे का भी हो सकता है, स्वीडन का भी हो सकता है, डेनमार्क का भी हो सकता है, किसी भी देश का, यूरोप महादेश का होना चाहिए। यूरोपीय पिता और भारतीय माता के संतान को ही आंग्ल भारतीय कहा गया है। देखिए जब हमारा देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ था तो उससे पहले यूरोपीय लोग जब भारत में रहने लगे थे तो ये यूरोपीय लोग जो है भारतीय महिलाओं के साथ संबंध स्थापित किया था। ये यूरोपीय लोग भारतीय महिलाओं के साथ संबंध स्थापित किया, संतान की उत्पत्ति किया, लेकिन जब जाने लगा तो अपनी पत्नी बच्चा को छोड़कर चल गया। या फिर कुछ यूरोपीय पुरुष अपनी पत्नी बच्चा को लेकर गया और कुछ छोड़ दिया, समझ गए। तो उसी प्रकार के लोग आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हुए। आजादी के समय आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन छिटपुट तरीका से देश के अलग अलग भाग में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग निवास करते थे। देश में तो वे भी लोग थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग भी थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि अगर कोई आंग्ल भारतीय चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव जीत करके लोकसभा का सदस्य बन नहीं पाएगा, जबकि उस समुदाय के लोग भारत में निवास कर रहे हैं तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में होना चाहिए। इसी को लेकर संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, उनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए।
आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप समझिएगा, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय कुछ समझे? इसके बाद इसको लेकर भारत के संविधान में जो प्रावधान है, इसको लेकर आंग्ल भारतीय समुदाय को लेकर भारत के संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 331 में और अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 331 में और अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 331 यह कहता है, अनुच्छेद 331 यह कहता है कि दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का काम भारत के प्रेसिडेंट अर्थात भारत के राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का काम भारत के प्रेसिडेंट करेंगे अर्थात भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करने का काम राज्य के गवर्नर करेंगे अर्थात राज्य के राज्यपाल करेंगे, राज्य के राज्यपाल करेंगे। तो अनुच्छेद 331 यह कहता है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का काम प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति करेंगे, और अनुच्छेद 333 यह कहता है कि एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करने का काम राज्य के राज्यपाल करेंगे। यह प्रावधान भारत के मूल संविधान में किए गए थे, ये प्रावधान भारत के मूल संविधान में किए गए थे अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 में। ठीक है, अब देखिएगा, हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन के विषय में पता करने को लेकर काम किया, और केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि एंग्लो इंडियन की संख्या मुश्किल से आज देश में 250 के आसपास है, और यह सही आंकड़ा नहीं है, परंतु फिर भी सरकार का आंकड़ा है तो आपको सही मानकर चलना पड़ेगा। तो एंग्लो इंडियन की संख्या काफी कम है, जिस वजह से संविधान में संशोधन करते हुए एंग्लो इंडियन के मनोनयन के व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस प्रावधान को कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे और प्रत्येक राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का काम राज्य के राज्यपाल करेंगे, इस व्यवस्था को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। तो ये जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है, एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिए गए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा आप इस बात को। चुनाव थोड़े होता, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। है? हाँ, अच्छा है। राष्ट्रपति कैसे चुनेगा वो राष्ट्रपति न जानेगा, कैसे चुनेगा? हम राष्ट्रपति हैं कि हम जानेंगे? उसमें देखा जाता है कि राजनीतिक तौर पर सक्रिय कौन है। राष्ट्रपति ये देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर सक्रिय कौन है। देश में जितने एंग्लो इंडियन है उसमें राष्ट्रपति ये देखते हैं कौन एंग्लो इंडियन की आवाज को उठा रहा है, ये सब चीज देखा जाता है। समझ गए? कौन एंग्लो इंडियन के आवाज को उठा रहा है, यानी उसकी राजनीतिक तौर पर सक्रियता को देखी जाती है। और राष्ट्रपति जिस पार्टी के समर्थन से बनते हैं, राष्ट्रपति जिस पार्टी के समर्थन से बनते हैं, वो पार्टी या सत्ताधारी दल देखता है कि कौन एंग्लो इंडियन उनके लाभ के लिए है, ताकि उनको चुनाव में मतदान करे, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। एंग्लो इंडियन की भी जो नियुक्ति मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होता है, एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो राष्ट्रपति उनका मनोनयन भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। तो वो
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ऐसा करते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लोग ये देखते हैं कि किनकी राजनीतिक तौर पर सक्रियता ज्यादा है, कौन उनके लिए लाभकारी है, कौन उनके लिए हितकर है। जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के लोग देखते हैं उनके लिए हितकर कौन है। तो ये है, इतना कॉमन सेंस भगवान नहीं दिया है? बताइए कौन, ये कौन क्वेश्चन हुआ बताइए? अजीब हाल है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी नहीं है, समझ गए? क्वेश्चन पूछने का तरीका, आप सही क्वेश्चन कब पूछ पाइएगा पता है? आप सही क्वेश्चन तब पूछ पाइएगा जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा। क्वेश्चन बैंक देखबे नहीं करते हैं, कुछ हो रहे हैं करना शुरू कर देते हैं, ये कैसे हो गया और कैसे हो गया, नानी घर जाकर के देखिए कैसे हो गया, कुछ भी जो मन में आया पूछ दे, ये कौन बात हुआ है? पढ़ाने का जिम्मेवारी लिए हैं तो क्या सब चीज करनी है का जिम्मेवारी लिए हैं? अच्छा, क्वेश्चन पूछने का तरीका सीखिए जाकर के, तब क्वेश्चन पूछिए। कुछ भी आम इमली कटहल लीची मत कर दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आता ये भगवान। चलिए, तो इतना बात समझ में आया जी? एक सेकंड में इतना को याद करते हैं। बीत गया एक सेकंड। चलिए बताइए, इधर बतियाना ने मुंह तोड़ देंगे जो बतियाएगी, ठीक है? बहुत बोलती है तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ, मारेंगे चप्पल खोल के हम। बतियाना ना है इधर, और कौन बतियाती है? नहीं बतियाती है। आपका शादी हम करवाएंगे, आप जिससे चाहिएगा हम उससे करवा देंगे, समझे? आप जिससे कहिएगा हम उससे करवा देंगे, लेकिन पहले परीक्षा पास कीजिए, समझे? उठ उठ के देखता चलिए, चलिए आइए आइए बोर्ड पे आइए। एक बात और जानिए तब बोर्ड पे आइएगा। एक बात और जानिए, जब संरचना के विषय में देख रहे हैं, ठीक है, जब संरचना के विषय में देख रहे हैं तो संरचना को और देखिए, समझ गए? थोड़ा सा और जानिए, सीट के विषय में जब आप जाने हैं तो थोड़ा सा और जानिए। देखिए, अगर आप मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में लोकसभा में सिर्फ 500 सीट निर्धारित किए गए थे। मूल संविधान में लोकसभा में सिर्फ 500 सीट निर्धारित किए गए थे, और सीटों में इजाफा हो सकता है, सीटों में इजाफा हो सकता है, और सीटों में इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को है। लोकसभा की सीट में इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को है। राज्यसभा जब बता रहे थे तो राज्यसभा के संदर्भ में भी हम आपको बताए थे, राज्यसभा के सीटों में भी इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को ही होता है, भारत की संसद को ही होता है। तो लोकसभा के सीटों में इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को ही होता है, भारत की संसद को ही होता है। मूल संविधान मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या हुआ करती थी 500। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या हुआ करती थी 500, ठीक है, 500 हुआ करती थी। लेकिन बाद के वर्षों में भारत की संसद ने संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सीटों में इजाफा करने का काम किया। एक संविधान संशोधन हुआ 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में हुआ, और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। और फिर एक संविधान संशोधन हुआ 1973 में, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत पुनः लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई, और लोकसभा के सीटों में इजाफा करते हुए 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। मतलब लोकसभा के सीटों में 2 बार वृद्धि की गई है, लोकसभा के सीटों में 2 बार वृद्धि की गई है। पहली बार 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 500 से बढ़ाकर 525, और दूसरी बार 31वां संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है। और वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, इसी वजह से लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में है 543। और अब लोकसभा एक ऐसा सदन बन गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं,
अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। तो अब लोकसभा ऐसा सदन बन गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होंगे या होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव के माध्यम से ही अब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। क्लियर है ये बात? अब आइए याद करते हैं। लोकसभा के संरचना के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? लोकसभा के संरचना के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 81। अच्छा, एक बात बतलाइएगा आप हमको, एक बात बतलाइएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना? 528 राज्यों से कितने? इतना से अधिक नहीं हो सकता है। 28 राज्यों से 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये प्रावधान कौन अनुच्छेद में? 81 के 1 के क, 81 के 1 के क। और 8 केंद्र शासित प्रदेश से 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये प्रावधान कौन अनुच्छेद में? 81 के 1 के ख, 81 के 1 के ख। आगे बताइएगा, वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट, कितने सीट है? 28 राज्यों से, 28 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य को सीट दिया जाता है उसमें किस चीज को आधार बने? किसको? किसको? जनसंख्या को ना। लोकसभा में किस चीज को आधार बनाया जाता है? लोकसभा में जो राज्यों को सीट दिया जाता है उसमें किस चीज को आधार बने? जनसंख्या ना। चलिए, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कितना? 80। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र, बंगाल 42, बंगाल, बिहार 40, बिहार, तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन केंद्र शासित? दिल्ली, दिल्ली 7। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, केंद्र शासित प्रदेश में क्या है जानते हैं? दिल्ली को 7 है, जम्मू कश्मीर 5, 7 5 12, 2 को दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, कितना हुआ? 12 2 14। बाद बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश को 1 1, बाद बाकी सबको 1 1। क्लियर है ये बात? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसको है? दिल्ली। किसको है? कितना? कितना है? 7। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, यूरोपीय पिता और भारतीय माता से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? एंग्लो। अच्छा, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में प्रेसिडेंट मनोनीत करेंगे, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद में है? प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को गवर्नर मनोनीत करेंगे, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में, कौन अनुच्छेद में है? 300। ये जो एंग्लो इंडियन के लोकसभा और विधानसभा में मनोनयन की व्यवस्था है, इसे समाप्त किस संविधान संशोधन के तहत, कौन संविधान संशोधन के तहत? अच्छा, एक बात और बताइए कि जो लोकसभा है मूल तौर पर लोकसभा में, मूल संविधान में कितने सीट निर्धारित, कितने सीट, कितने सीट? अच्छा, लोकसभा के सीटों में इजाफा पहली बार कौन संविधान संशोधन के? 7वां संविधान संशोधन 1900। इसके तहत कितना से बढ़ाकर कितना किया गया? 500 से बढ़ाकर 500। अच्छा, इसके बाद दूसरी बार कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन। 525 से बढ़ाकर कितना? 525 से बढ़ाकर। तो लोकसभा के सीटों में इजाफा कितने संविधान संशोधन के? कितने? कौन कौन? 7वां और अच्छा, इसके बाद लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ। लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? आम जनता। कैसी आम जनता? जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। कैसी आम जनता भाग लेती है? जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन 61वां ना। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया है? 1988। पारित कब हुआ? 1900। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना? 25 वर्ष ना। क्लियर है ये बात? चलिए, अब इसके आगे पलटिए ना जी, पलटिए। आगे है प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर के बाद है लोकसभा के पदाधिकारी। तो आगे आइए, हम आपको प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा के पदाधिकारी से अवगत करवाते हैं।
चलिए है, आइए। प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा के पदाधिकारी दोनों की चर्चा करेंगे। हेडिंग मार लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का हिंदी होता है अस्थायी अध्यक्ष। स्पीकर एंड वाइस स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हेडिंग मार लेते हैं, छोड़िए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर है गुरुजी लोग, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर देखिए, प्रोटेम स्पीकर जब किसको नींदा एकदम पूरा खा पी करके आता है। अरे महाराज 4 रोटी अड़ता है तो 2 को खाइए। चलिए, हाँ देखिए देखिए ये एकदम परी आई है। अजीब हाल है ये सबका। लड़कों को देखने के लिए खड़ा हो जाता, लड़की में तो समझ में आता अपोजिट लिंग है तो देखता है, लड़कों को देखने के लिए उठ जाता। चलिए, प्रोटेम स्पीकर देखिए, यह पद प्रोटेम स्पीकर का पद जो है हमेशा चर्चा में तब आता है जब नए लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव के समय में ही, लोकसभा के चुनाव के समय में ही प्रोटेम स्पीकर का पद जो है चर्चा में होता है। आप अगर भारत के संविधान को पढ़ेंगे ना, तो भारत के संविधान में कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव में जो सदस्य चुने जाते हैं वह बिना शपथ ग्रहण के लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। हमारे संविधान में यह प्रावधान है, संविधान का यह प्रावधान है, हमारे संविधान में यह प्रावधान है, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि लोकसभा के जो नए चुने गए सदस्य होते हैं वो बिना शपथ ग्रहण के लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। अगर लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना देना होगा। जितना दिन तक बिना शपथ ग्रहण का वो भाग लेगा उतना दिन गुना 500 करके जुर्माना देना होगा। यह बात है। तो इसीलिए लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर ही प्रोटेम स्पीकर का पद लाया गया है और अस्थायी अध्यक्ष का पद लाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का सबसे बड़ा काम होता है, या प्रोटेम स्पीकर का जो सबसे प्रमुख काम होता है, प्रोटेम स्पीकर का सबसे प्रमुख काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का सबसे बड़ा काम होता है। देखिए, अब होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, मान लिया जाए कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है, चुनाव होगा, 543 सीट के लिए चुनाव होगा, तो 543 के 543 सदस्य चुने जाएंगे। जो 543 सदस्य चुने जाएंगे, जो 543 सदस्य चुने जाएंगे, उन चुने गए 543 सदस्यों में देखा जाएगा कि सबसे वरिष्ठतम कौन है। और यहां वरिष्ठता में एज को नहीं देखा जाता है, बल्कि कौन अधिक बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, कौन सबसे अधिक बार लोकसभा के सदस्य बनकर लोकसभा में आए हैं। कोई देखेंगे 2 बार बन के आया, कोई देखेंगे 3 बार, कोई देखेंगे 4 बार, कोई देखेंगे 5 बार, कोई देखेंगे 6 बार बन के आया है। तो देखा जाएगा सबसे अधिक बार बन के कौन आया है। इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कौन सत्ता के करीब है, कौन सत्ताधारी दल का है, यह भी चीज देखा जाता है। जो पार्टी सत्ता में आती है वो यह भी देखता है कि कौन हमारे पार्टी से संबंध रखता है। तो लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, 543 निर्वाचित सदस्य में से जो सबसे वरिष्ठ होता है
उस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा के नवनिर्वाचित 543 सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति करते हैं कौन? तो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। और वह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तब वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना शुरू करते हैं। और जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना शुरू करते हैं, तब लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मॉनिटर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मॉनिटर का काम करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का मॉनिटरिंग करता है, अधीक्षण करता है, लोकसभा को अपने नियंत्रण में रखता है। लोकसभा को लोकसभा के नियम कानून के तहत चलाने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ध्यान रखिए, जैसे ही लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं, वे अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं। वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के पद को समाप्त करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बल्कि जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर के पद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और ध्यान से याद रखें, प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर कोई व्यक्ति एक दिन भी रह सकता है, कोई एक सप्ताह भी, कोई एक माह भी। तो प्रोटेम स्पीकर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। दूसरी बात, एक तो प्रोटेम स्पीकर का सबसे प्रमुख काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित